Hello friends, welcome to the online education IAS platform. I am अंजलि सिसोदिया. आज हम बात करेंगे जून के पॉलिटी के करंट अफेयर्स पार्ट 2 के बारे में. ओके, सो हियर वी विल डिस्कस गवर्नर्स रूल इन जम्मू एंड कश्मीर, ग्लोबल पीस इंडेक्स, प्रोटेम स्पीकर, भारत नेट प्रोजेक्ट, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स, fiscal performance index, and Nandan Nilekani panel. So these are the things which I have sorted out from the June current affair, which I presume that this is very important. And since June 2019 पूरा एक साल हो गया है आप लोगों को, तो ये आपका एक रिमाइंडर होगा so that you can revise the relevant topics, right? The relevant things from the previous year. This is very important because इस साल करंट अफेयर्स का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको रिलेवेंटली पढ़ने की ज़रूरत है. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. Our first article is governor's rule in Jammu Kashmir extended for 6 months. So friends, here I will tell you that as we have scrapped article 370. Okay, so from that perspective दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमें पहले से ही पता है ये कि जम्मू कश्मीर का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था एंड वी नीड टू हैव द परमिशन फ्रॉम देयर स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल, राइट. सो उसके में ये केस था कि पहले 6 महीने तक आपका गवर्नर रूल रहेगा एंड फिर उसके बाद आपका प्रेसिडेंट रूल लगेगा. ठीक है, बट हियर व्हाट हैपन्स कि आपको 370 तो हमने स्क्रैप कर दिया है इन अगस्त, राइट. सो अब आपके लिए इस केस में क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज़ कि प्रेसिडेंट रूल क्या है और गवर्नर रूल क्या है. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं. ठीक है, एंड इमरजेंसी इज समथिंग विच द इमरजेंसी के क्वेश्चंस यूज टू रिपीट मेनी अ टाइम्स. एल्टरनेट ईयर्स में देख लो, चाहे आप चाहे हर साल देख लो, तो कुछ ट्विस्ट एंड टर्न लेके इमरजेंसी आता ही आता है. ठीक है, सो बट इन द प्रीवियस ईयर वी हैड इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल इन जम्मू कश्मीर as well as in recent news we have seen that there was president rule in Maharashtra as well after the election. ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल ऑलरेडी ही इतना हाईलाइटेड हो गया है एंड इमरजेंसी टॉपिक खुद भी इतना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अब हम पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की. 6 महीने के लिए आप एक टाइम के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो विद द अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, और मैक्सिमम आप इसको ले सकते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. यू नीड टू रिमेंबर दैट इसका मिनिमम पीरियड होता है 6 महीने का और मैक्सिमम है आपका 3 साल का. ठीक है, एंड अगर ये तो मैंने आपको जैसे बोला कि JNK अब उनका कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा है, एज जम्मू कश्मीर हैज़ बिन कन्वर्टेड फ्रॉम स्टेट टू अ यूनियन टेरिटरी. तो अब ये चीज़ यहाँ पे वैलिड नहीं है बिकॉज इसमें ये था कि बिफोर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल गवर्नर रूल इज इम्पोज इन अ स्टेट फॉर पीरियड ऑफ 6 months. तो पहले ये उनका था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, बट अब because we have scrapped it, article 370, article 350, 335A, so this is important to remember that वहाँ पे कोई separate governor rule नहीं होगा, but president rule can be applied over there, that too with the minimum with the as per the applicability of Indian constitution. Okay, now what is governor rule? This is I have written because just to tell you about the fact कि जब पहले बिफोर आर्टिकल 370 गॉट स्क्रैप्ड, तो पहले आपके क्या क्या प्रोविजन थे. ठीक है, तो पहले यही था कि आफ्टर गवर्नर रूल की 6 महीने के लिए इम्पोज होगा, तो जून 2018 में इम्पोज हुआ था एंड आफ्टर 6 months इन दिसंबर 2018 इट गॉट स्क्रैप्ड एंड आफ्टर दैट प्रोक्लेमेशन आफ्टर 6 months पीरियड. ठीक है, नाउ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं प्रेसिडेंट रूल के. तो फर्स्ट इज़ कि जो गवर्नर है उसके पास आपकी गवर्नमेंट के एज वेल एज द लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू कश्मीर की सबकी पावर आ जाती है. ठीक है, और अगर आपने गवर्नर रूल लगाया है जम्मू कश्मीर में, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, लॉ मेकिंग पावर आ जाएगी उसके हाथ में, फाइनेंशियल पावर आ जाएगी और बजटरी पावर आ जाएगी. ठीक है, बट अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो आपकी जो लॉ मेकिंग पावर है वो पूरी आपके पार्लियामेंट को ट्रांसफ़र हो जाती है और जो बजट है वो भी आपको पार्लियामेंट पास चले जाता है. ठीक है, तो ये आप अपने लक्ष्मीकांत से एक बार चेक कर लीजिए. ठीक है, कि जो प्रेसिडेंट रूल है, आपकी जो इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल, ये तीनों के प्रोविजंस आपको याद रहने चाहिए. आप एक टेबल बनाइए, उसके अंदर आप तीनों लिखिए, या फिर आप यू कैन रेफर इट टू गूगल ऑल्सो. तो आप इमरजेंसी को आज ही, जैसे ही आप वीडियो देखोगे तो आज ही आपको ये होमवर्क करना है. ठीक है, नाउ वी प्रोसीड. Now our next article is Global Peace Index 2019.
सो वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, इस मतलब सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि ये कौन निकालता है, ठीक है। फ्रॉम प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव ओनली दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट कि दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय होम। सो इट इज रिलीज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, these statements which I have given, this data is useful for UPSC mains exam, ठीक है। You can quote these statements directly over there as an example to show the intolerance in India as well, because this report can be quoted there. Like a global peace index had that India's rank in the index slipped by 5 places to 141 among 163 countries. You can directly quote this. You can quote about the global peace that it has deteriorated by 3.78%, okay। and these are the points, like Iceland ने top करा है and Afghanistan has remained the least peaceful country in the world. Now our next article is about the pro tem speaker. So why pro tem speaker I have given? Listen, you need to recall the fact that I have shared you a list about the topics. So first topic which I have written was the parliament. So why this was written? Because parliament is the main chapter through which UPSC repeats its questions again and again. और मैं यही कोशिश करती हूँ कि पार्लियामेंट से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ मुझे करंट अफेयर्स से मिले मैं आपको उसको हाईलाइट करके बताऊँ, ताकि जब भी आप रिवीजन करो लक्ष्मीकांत का तो आप इन मेन पॉइंट्स पे फोकस कर सको, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू रिपीट देमसेल्व्स, राइट। ये आने के चांसेस आपके अपार्ट फ्रॉम अदर करंट अफेयर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। So we will see what is pro tem speaker. So as its name suggests, it is for a temporary time. For at the time being or temporary period, we have this pro tem speaker position. और जो आपकी फर्स्ट सिटिंग होती है, तो फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यूली इलेक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा से लेकर टिल द इलेक्शन ऑफ स्पीकर तक आपका प्रो टेम स्पीकर काम करता है, ठीक है। इसके 3 फंक्शंस होते हैं। पहला कि जो फर्स्ट सिटिंग है उसको प्रिसाइड करना, दूसरा कि एमपीज को ओथ दिलाना, और तीसरा कि लोकसभा के स्पीकर को के इलेक्शन को ओवरसी करना, ठीक है। सिर्फ 3 फंक्शंस हैं जो आपको ऐसे भी याद हो जाएंगे, जैसे प्रोटेम स्पीकर है मतलब फर्स्ट लोकसभा को कॉन्स्टिट्यूट करना है, फर्स्ट सिटिंग देखना है, ओथ दिलानी है, स्पीकर का इलेक्शन देखना है, ठीक है। नाउ वी हैव 2 आर्टिकल्स रिलेटेड टू हिम, दैट इज हिम और हर, दैट इज आर्टिकल 94 एंड आर्टिकल 93। तो व्हाट डज आर्टिकल 93 सेज? इट स्टेट्स दैट स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर टू लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मस्ट बी इलेक्टेड इन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा, कि जो आपकी फर्स्ट सिटिंग होगी उसी में ही आपको इलेक्ट करना है योर स्पीकर एज वेल एज योर deputy speaker, right? And what does article 94 says? It states that previous speaker must resign immediately before first sitting of the newly elected Lok Sabha. Why? Because in this newly elected, first of all it will be presided by pro tem speaker, and secondly in it is mentioned in article 93 that first sitting will itself have its speaker elected, okay, because it's there in article 93, it's there in the constitution. And the appointment of pro tem speaker is a convention. This is also important, that this is very very important, that the pro tem speaker is just a convention. There is no mention in the constitution, okay. So this is very important कि pro tem speaker का कहीं पे भी constitution में कुछ भी जिक्र नहीं है, but this is only a conventional term. And who appoints the pro tem speaker? It's the president who appoints the pro tem speaker and administers the oath of the member of Lok Sabha as pro tem speaker, okay. And pro tem speaker is a member of Lok Sabha, and president administers its oath and also appoints the pro tem speaker. Now next article is BharatNet project. So why I have given this BharatNet project? Because of the context is that all panchayats to have broadband connectivity by March 2020, ठीक है। तो मतलब आपका जो पंचायत हैं उसको एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी बाय मार्च 2020। अब हम ये देख लेते हैं कि भारत नेट प्रोजेक्ट क्या था। तो फर्स्ट इसका है कि ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी देगा आपको, ठीक है, लास्ट माइल हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देगा। और दूसरा हो जाएगा आपका कि 2.5 ग्राम पंचायत जो है उनको कनेक्ट करना है अक्रॉस द कंट्री। 2 फेस में चला है ये, फेस 1 और फेस 2, 2 फेस में चला है। फेस 1 में हमने इसको 1 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट करा था, और फेस 2 इज स्टिल बीइंग इम्प्लीमेंटेड, इट्स स्टिल अंडर इम्प्लीमेंटेशन, जिसके अंदर 2 लाख ग्राम पंचायत को हमने टारगेट करी है जो मार्च 2020 तक करना है। अब मैं आपको ये जो ईयर बता रही हूँ ये रेट्रोस्पेक्टिवली चल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दिस करंट अफेयर इज ऑफ जून 2019, सो डोंट कंफ्यूज इट विद इट।
ठीक है। अगर जब भी हम जून 2020 पर आएंगे, एज हम अभी जून 2020 चल रहा है, तो हम जून 2020 पे आएंगे जब धीरे धीरे करके, तो ये करंट अफेयर मैं चाहूँगी कि इसको मैं दोबारा रिलेट करके आपको बताऊं, ताकि आप एक कनेक्टिविटी बना सको। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट द प्रोजेक्ट इज बीइंग फंडेड बाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये आपको याद रखना है, बिकॉज यूपीएससी आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देगा कि भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी लिख देगा वो। 2.5 ग्राम पंचायत की जगह वो आप लाख ग्राम पंचायत की जगह वो डायरेक्ट आपको 250 ग्राम पंचायत लिख दे। ठीक है, तो ये यूपीएससी नंबरिंग में बहुत खेलता है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत है। ठीक है, इट इज़ बिंग फंडेड बाय, यूपीएससी ने स्टेटमेंट दे दी, इट इज़ फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, और कोई मिनिस्ट्री दे दी या कोई अदर कंट्री की गवर्नमेंट दे दी। ठीक है, तो ये आपको, ये तो आप भले ये याद ना रखो कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, बट आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि ये ना ही वर्ल्ड बैंक है, ना ही कोई मिनिस्ट्री है, ना ही कोई फॉरेन कंट्री है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वी हैव सीन दैट कि ई गवर्नेंस, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, इंटरनेट फैसिलिटी, मतलब नेट से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके रूरल एरियाज में भी आप परफॉर्म कर पाओगे। ओके, now our next article is of IoT. ठीक है, why I have given this article, because in I think 2018 UPSC has directly given a paragraph and asked that which technology is being given here. ठीक है, तो उसका आंसर था IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उन्होंने कुछ दिया था कि आप घर से निकले, आपने रिमोट फ़ोन से ही अपना गीज़र ऑन करा, लाइट ऑफ कर दी, फिर आप घर से निकले, आप लाइट ऑफ करना बोले, लाइट ऑफ कर दी, आपने ट्रैफिक का पूरा जान लिया फ़ोन में ही, आप ऑफिस चले गए, ऑफिस से ही आप पूरे घर को ऑपरेट कर रहे हो। तो ये उन्होंने पूरा एक पैराग्राफ दिया था जिसमें बताना था कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। सो द टेक्नोलॉजी वॉज IoT। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये दिया है कि दिस रिपोर्ट कैन बी आस्क्ड एंड ICANN इज इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट। सो एक ग्लोबल इंटरनेट बॉडी है ICANN, और एक IT इंडस्ट्री NASSCOM, इन दोनों ने कोलैबोरेशन करा है टू डेवलप द आइडेंटिफायर टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिससे कि आपकी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है आप उसको थोड़ा अच्छा कर सकते हो। ओके, तो इसमें क्या होगा कि दे विल फोकस ऑन अपडेटिंग द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके अंदर डोमेन नेम सिस्टम यूज़ करेंगे वो इन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सप्लाई चेन। नाउ IoT इन इंडिया की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की जो इंडिया है वो बहुत बड़ा यूज़र प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड को। मतलब 560 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं हमारे इंडिया में। कैन यू इमेजिन कि कितना बड़ा मार्केट हम देते हैं पूरे वर्ल्ड को। ओके, और हमारी जो ये टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं, एड्रेस बिलोंगिंग टू IPv6 को यूज़ करा जाता है, एंड इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन IPv6 adoption. So these are important for your SNT. I don't know why I have given here, but ठीक है, कोई बात नहीं, because this article is of SNT. I think I have confused it with this report. Okay, fine. Now IPv6, and what is IPv6? It's just the recent version of internet protocol. यूपीएससी क्या करेगा, आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि IPv6 है, क्योंकि अभी वैसे ही 5G टेक्नोलॉजी बहुत चल रही है। ठीक है, 5G 4G में कंपैरिजन पूछ लिया, तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस होते हैं SNT के, जो डायरेक्टली आप सोच के ही कर लोगे। ठीक है, आपको इतना वो करने की जरूरत नहीं है। जैसे लास्ट ईयर पूछा था, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल डिवाइसेस पे क्वेश्चन आया था। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि वेरिएबल डिवाइसेस पे आपने पढ़ाई हो तभी आप कर पाओगे, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, शायद इसके ऑल ऑफ दीज ट्रूथ है। ठीक है, सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप आपके एक्सपीरियंस से, डे टू डे रूटीन में ही चीज़ें हो रही हैं, आप उसी से कर लेते हो। ओके, सो IPv6 क्या है? इट इज़ अ इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल देता है दैट प्रोवाइड्स एन आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स ऑन नेटवर्क एंड रूट ट्रैफिक अक्रॉस द इंटरनेट। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट आर्टिकल इज नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। ठीक है, तो वाई आई हैव गिवन दिस हियर, बिकॉज नीति आयोग इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका हमने कल भी बहुत अच्छे से बात करी थी, एंड दिस इज, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि इसको कौन निकालता है, और मिनिस्ट्रीज दे दी जाए, या वर्ल्ड बैंक दे दिया जाए, या आसियान दे दिया जाए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे दिया जाए, ठीक है, और नीति आयोग भी दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो आपको ये रिपोर्ट्स पूरी एक लिस्ट बना लो एक रिपोर्ट की अलग से। वैसे मैं भी आपको दे दूंगी अभी कुछ टाइम पे, अभी तो हम करंट अफेयर पे फोकस करेंगे। सो व्हाट डज दिस रिपोर्ट सेज? ये रिपोर्ट स्टेट्स और यूटीज़ को आपकी रैंकिंग करता है, आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस में जो आपने हेल्थ में दिया है। ठीक है, और एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। ठीक है, डेवलप्ड बाय नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक का भी इसमें टेक्निकल असिस्टेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, स्मॉलर स्टेट्स, यूटीज़ एंड लार्जर स्टेट्स। केरला
हेल्दीएस्ट स्टेट है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश बॉटम स्टेट है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत भी नहीं। इवन ये भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये स्टेटमेंट अगर कभी आ जाए कि फर्स्ट कौन था, तो आपको केरला आप एज अ नंबर याद रख सकते हैं। बाकी यही कि हेल्दी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर निकालता है। 3 कैटेगरीज है, लार्जर, स्मॉलर एंड यूडीज, ठीक है। और केरला आपको फर्स्ट रैंक मिली, उत्तर प्रदेश को बॉटम रैंक मिली है। नाउ these are 2 points which I need to focus on, that is नंदन नीले के लिए एक पैनल बनाया गया था जो कि डिजिटल पेमेंट के लिए था। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वैसे तो पैनल और जो आपके पोर्टल होते हैं, ठीक है, जो एप्स होती हैं, ये यूपीएससी शायद ही पूछता है। बहुत पहले पूछे जाते थे पर अभी काफ़ी टाइम से नहीं पूछे गए। बट स्टिल ऑन अ सेफर साइड, अगर आपके प्रीलिम्स में भी नहीं आया, पर जो आपको जो मेमोरी आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में यूज़ करोगे, वो कहीं ना कहीं आपको मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगी ही आएगी, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। तो नंदन नीले के लिए पैनल आपका डिजिटल पेमेंट के लिए है। एंड दिस इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट, दैट इज फिजिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको CII निकालता है। एंड इट इज कंसिडर्ड यूजिंग UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मैथोलॉजी, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसी रिपोर्ट कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है। फिजिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स आपको डायरेक्टली दे दिया, पूछ लिया कौन निकालता है, CAI कुछ भी दे दिया तो CII है, ठीक है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मैथोलॉजी। और जो CII जो रिपोर्ट निकालता है 2004 और 5 से 2017-18 तक निकाला है फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट बजट, ठीक है। और सेंटर्स द एंड ईयर इज 2016-17 में लास्ट था। सो दैट वॉज ऑल। अब इसमें हमने पार्ट 2 कवर करा है आपका पॉलिटी करंट अफेयर्स, जून के जो भी जितने इंपॉर्टेंट थे या रिपोर्ट जो थी। सो अगेन वी विल सी टुमारो एनी अदर टॉपिक। Please do like, share and subscribe. And as I was uploading 2 videos daily, so I'll try it. But if somehow अगर एक ही अपलोड होता है तो प्लीज़ आप उसको बिल्कुल अच्छे से देखिए एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना दूर तक पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाइए। बिकॉज ऐसे प्लेटफॉर्म आपको बहुत कम मिलते हैं जो आपको जिस्ट निकाल के दें, ठीक है। आप काफ़ी प्लेटफॉर्म अपना सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट ऐसे प्लेटफॉर्म जो आपको खुद आपका एनालिटिकल स्किल्स पे काम करवाए, आपको आपको होमवर्क दे, ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत कम मिलेंगे। तो प्लीज़ डू शेयर एज फार एज यू कैन, और स्पेशली टू दोज हु हैव देयर 5th 6th 4th एनी अदर अटेम्प्ट्स फॉर दैट बीइंग, प्लीज़। ओके, थैंक यू।